नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम हिमांशु और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आज पर्यावरण पारिस्थितिकी की 15वीं क्लास लेकर। टॉपिक का नाम है पर्यावरण पारिस्थितिकी और उसमें हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे प्रवाल या कोरल टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन लिखने के लिए बहुत ज्यादा आते हैं और अपने इन्वायरमेंट इकोलॉजी सेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, देखेंगे। और यहाँ से आईएएस, पीसीएस और वनडे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसका बेस बहुत ज्यादा है। क्या क्या है इसमें देखेंगे। कोरल क्या है, विकास के लिए दशाएं क्या है, कोरल का महत्व क्या है, कोरल के लिए चुनौतियां क्या हैं, कहाँ पाई जाती हैं और इनके संरक्षण की बात की जा रही है। आपको मैं बेसिकली बता दूं, हम लोगों ने शुरू किया था जलीय पारिस्थितिकी पढ़ना, जलीय परितंत्र पढ़ना शुरू किया था। ये पुरानी बात है। जलीय परितंत्र को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं मीठा जल और एक को कहते हैं खारा या समुद्री। खारे जल की बात करें तो खारे जल में हमें पढ़ने हैं महासागर, जो कि हमने कर लिया। महासागर में हमने हिंद और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर नहीं पढ़ा क्योंकि ज्योग्राफी का है। जो पर्यावरण से संबंधित है वो हमने पढ़ा है अंटार्कटिक और आर्कटिक। महासागर के बाद हमें पढ़ना होता है कि इसके संसाधन क्या क्या है। तो यहां जो हमें संसाधन मिलते हैं वो एक संसाधन मिलता है हमें प्रवाल, हमें यहां संसाधन मिलते हैं मैंग्रोव वन। तो ये जो मैंग्रोव वन है इनके बारे में और प्रवाल के बारे में। मीठे जल की बात करें तो यहाँ पर नदी, झील और आर्द्र भूमि आती है। हमने ये कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रवाल कंप्लीट करते हैं, अगली क्लास में मैंग्रोव वन और फिर इसके बाद नदी, झील और एक दिन आर्द्र भूमि कर लेंगे धीरे धीरे। आज शुरू करते हैं प्रवाल। देखिएगा प्रवाल क्या होता है, पहले कहानी समझ लीजिएगा फिर आगे चलेंगे। प्रवाल एक तो जीव होता है, छोटा सा जीवित जीव होता है और बहुत छोटा जीव होता है, बिना किसी रंग का। इसका कोई रंग नहीं होता है, जैसे पानी का अपना कोई रंग नहीं होता उसी तरह से इसका भी अपना कोई रंग नहीं होता। डिजाइन कैसी होती है, हल्की बेलनाकार होती है। सब लिखवा दूंगा, ठीक है, पहले समझ लो फिर लिखवा दूंगा। हल्की बेलनाकार होती है और इसके एक मुंह होता है, बिल्कुल सिंपल होता है, बेलनाकार होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। खास बात क्या है कि ये चूना निकालता है, अपने शरीर से चूना निकालता है। पाया कहाँ जाता है, समुद्र में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, खारे जल में पाया जाता है। प्रत्येक जीव को बहुत छोटा होता है, प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। या क्योंकि एक कोशिकीय जीव दिखाई दे रहा है तो अपना भोजन कैसे बनाएगा, नहीं बना सकता। तो एक तरीका प्रकाश संश्लेषण से भोजन मिल सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए कि शरीर में इसके कोई एक कलर हो जो कि सूर्य की रोशनी को रोक सके। व्हाइट कलर में तो रोशनी रुकेगी नहीं, बिना रंग में तो रुकेगी नहीं। तो ये क्या करता है, अपने आसपास किसी एक शैवाल को ग्रहण कर लेता है, खा लेता है। अभी मान लीजिएगा कोई एक शैवाल है, उस शैवाल का कलर है रेड। मान लीजिएगा एक कोई शैवाल है, उसका रंग है लाल। इसने इसको खा लिया तो अब जो आपका प्रवाल था उस प्रवाल का रंग कैसा हो गया, लाल। अब शैवाल अपने लिए भोजन बनाएगा और साथ में प्रवाल को भी यहां से भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। ये कुछ दिन तक जिएगा और कुछ दिन के बाद इसकी हो जाएगी मृत्यु। मृत्यु कैसे होगी, या तो टाइम खत्म हो गया या इसके मुंह में अवसाद भर जाए, समुद्र से आके अवसाद भर जाए तो फिर आगे सांस लेने में दिक्कत होगी या कुछ भी, तो ये मर जाएगा। एक मरा, इसके बाद दूसरा मर गया, तीसरा मर गया, चौथा मर गया, पांचवा। और अगर ये प्रक्रिया चलती रही लाखों साल तक
अगर ये प्रक्रिया लाखों वर्ष तक चली तो ये एक लंबी डिजाइन बन जाती है, एक बड़ी श्रेणी बन जाती है। क्योंकि अपने साथ चूना छोड़ती है तो इससे जो आकृति का निर्माण होता है वो चूने की एक विशाल आकृति बन जाती है, और विशाल आकृति इतनी बड़ी बन जाती है कि उसमें लक्षद्वीप जैसी, आपने नाम सुना होगा भारत का एक द्वीप लक्षद्वीप, जो पूरी तरह से शैवाल से बना है या कोरल से बना है, या वो कोरल रीफ पर बनाया गया है। अगर आप पृथ्वी को अंतरिक्ष से जाकर देखो तो अंतरिक्ष से एक दीवार दिखाई देती है, उसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। मात्र एक सजीव जो कि अंतरिक्ष से पृथ्वी में दिखाई देता है उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? तो यही प्रवालों से निर्मित एक संरचना है जो कि ऊपर से दिखाई देती है। अब आप समझो कितनी बड़ी होगी, मतलब ये 2600 किलोमीटर लंबी है। मतलब जितना बड़ा भारत है उस भारत से भी ज्यादा मान लो एक तरह से वो लंबी है, भारत के समान लंबी। भारत की एक लंबाई 2900 और एक 3300 है, तो 2600 किलोमीटर के आसपास लंबी है। इतना लंबा है तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया, कितना बड़ा क्षेत्र ले रहा है। और ये एक नहीं, बहुत पूरे विश्व में पाई जाती है, तो अपने आप में क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। रीजन, ये जब समुद्र में, मान लीजिएगा ये कोई समुद्र है, समुद्र में यहाँ पे इसने अपना घर बना लिया, प्रवालों ने अपना यहाँ पे घर बना लिया। अब जब घर बनाएंगे तो इसमें मछलियां रहने लगेंगी, इसमें शैवाल रहने लगेंगे, इसमें बहुत छोटे छोटे जीव रहने लगेंगे। अभी जब छोटे छोटे जीव रहेंगे तो यहाँ पर पारिस्थितिकी बन जाएगी, जहाँ पे बहुत सारे जीवों का निवास आवास स्थल बन जाएगा, रहने लायक हो जाएगा। मतलब ये अपने लिए आवास का भी निर्माण करता है, हमारे लिए, प्रकृति के लिए। ये इतनी बड़ी हो जाती है कि अगर इसलिए जहाज टकरा जाए तो जहाज टूट जाता है, जहाज समाप्त हो जाता है, इतना चूना मजबूत होता है। थोड़े थोड़े रीफ छोड़ते गए बड़ी डिजाइन बना लेते हैं। अभी नंबर किसका लिखने का, लिखेंगे कोरल क्या होता है। समझ लिया होगा आपने अब तक, कोरल एक प्रकार का जीव है। लिख लेंगे आप कोरल क्या, ये डिजाइन बना लीजिएगा और एक एक पॉइंट करते हैं। कोरल क्या है, लिखेंगे कोरल एक निडेरिया संघ का जीव है। इसे सी से लिखते पढ़ते निडेरिया है, ठीक है। निडेरिया संघ का जीव है जो अपने मुख से चूने का श्रवण करता है, जो अपने मुख से चूने का श्रवण करता है, अपने मुंह से चूने का श्रवण करता है, और अपने लिए बाह्य कवच का निर्माण करता है, और अपने लिए बाह्य कवच का निर्माण करता है। इसके चूने के श्रवण से इसके शरीर के चारों तरफ क्या बन जाता है, एक कवच बन जाता है। इसी के बीच अगर कोई शैवाल आ जाए, अगर शैवाल हरा है तो प्रवाल कैसा हो जाएगा, हरा। अगर शैवाल का रंग लाल है तो प्रवाल कैसा हो जाएगा, लाल। आगे लिखेंगे, यह आकार में बेलनाकार होता है, यह आकार में बेलनाकार होता है, जिसे पोलिप भी कहते हैं, जिसे पोलिप भी कहते हैं। यह प्राकृतिक रूप से, लेके चलेंगे, यह प्राकृतिक रूप से धूसर या रंगहीन होता है, यह प्राकृतिक रूप से धूसर या रंगहीन होता है, धूसर या रंगहीन होता है, जो कि भोजन बनाने में सक्षम नहीं है, जो कि भोजन बनाने में सक्षम नहीं है। यह प्रवाल को ग्रहण कर लेता है, यह प्रवाल को ग्रहण कर लेता है, जिससे इसका रंग, जिससे यह रंगीन हो जाते हैं, लिखेंगे जिससे यह रंगीन हो जाता है।
जिससे यह रंगीन हो जाता है और भोजन बनाने में सक्षम हो जाता है, जिससे यह भोजन बनाने में सक्षम हो जाता है। ये जो शैवाल होते हैं ना, इन शैवालों का नाम होता है जुवा ज़ैंथली। ये जो शैवाल होते हैं वो होते हैं जुवा ज़ैंथली वर्ग के। जुवा ज़ैंथली वर्ग के शैवाल होते हैं जिन्हें ये क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोरल क्या होता है। अभी बात करते हैं कि कोरल जो जीव है उसे पैदा होने के लिए कौन कौन सी दशाओं की आवश्यकता होती है। हेडिंग डालेंगे कोरल के लिए आवश्यक दशाएं। कोरल के लिए आवश्यक दशाएं कहां कहां विकसित होगा, विकसित होने के लिए दशाएं। कहां विकसित होगा, पहला तापमान, पहला पॉइंट तापमान। विकसित होने के लिए प्रमुख दशाएं क्या है, तापमान। इसके लिए समुद्र का तापमान 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और महासागर में इतना तापमान 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ अक्षांश में पाया जाता है। कहने का मतलब अगर हम पृथ्वी बनाए तो उसमें एक तो आपका ये हो गया 0 डिग्री, यहां पे ये आपका हो गया 10 डिग्री, 10 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, सेम टू सेम नीचे भी 10 डिग्री 30 डिग्री। तो ये जो जगह है इन्हीं जगहों पे ये पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर समुद्र का जो तापमान है वो कितना होता है, 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो ये इसके लिए तापमान की जरूरत होती है। दूसरा, क्योंकि यह एक जीव है तो जीव के लिए जरूरी है पोषक तत्व, अर्थात इसके लिए समुद्र में लवणता भी होनी चाहिए। बिल्कुल शुद्ध पानी में नहीं हो सकता। ये क्या होता है, शुद्ध जल में नहीं होता, शुद्ध जल में विकसित नहीं हो सकता। लवणता होनी कितनी चाहिए, तो 33 प्रति 1000 ग्राम के आसपास होनी चाहिए। मतलब 1 लीटर में कम से कम 33 ग्राम अवसाद या लवण होने चाहिए, तो उनसे इनको भोजन की प्राप्ति हो जाती है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। तीसरा, अगर इनको विकसित होना है तो इन्हें जरूरत होती है सूर्य के प्रकाश की, या हम इसे कह सकते हैं गहराई। सूर्य का प्रकाश सतह में नीचे तक कहां तक जाता है, तो कुछ लोग कहते हैं 75, हम इसे मानते हैं 60 फैदम। फैदम में 3 मीटर होता है, 3 फुट होता है, सॉरी, 1 फैदम में 3 फुट। तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य का प्रकाश लगभग कहां तक, 75 तक रहता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इनके लिए जो गहराई है वो 60 से 200 फीट होनी चाहिए। ये कहां पर विकसित होंगे, 60 से 200 फीट की गहराई पर होंगे। बिल्कुल सतह के ऊपर नहीं होंगे और बिल्कुल सतह के नीचे भी नहीं होंगे। ये पानी के बीच में होते हैं, पानी के बीच में होंगे। ऊपर से गहराई कितनी होनी चाहिए, 60, अधिकतम गहराई कितनी होनी चाहिए, 200 फीट। अब एक चीज ये आती है कि क्या ये पानी में तैरते रहेंगे 200 फीट पर, तो जरूरत है एक चबूतरे की, एक बेस होना चाहिए जिसके ऊपर ये क्या होगा, बनेगा। तो चौथा चीज लिख लेंगे, सागरी चबूतरा। एक सागरी चबूतरा होना चाहिए जिसके ऊपर इसका क्या होगा, विकास होगा। तो ये कम से कम इतनी चीजों की आवश्यकता होती है एक प्रवाल के लिए। एक प्रवाल के लिए, एक प्रवाल के आवास के लिए, जहां प्रवाल आपने देखा होगा, बहुत सारा म्यूजियम दिखाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं तो वहां कई रंग के छोटे छोटे जीव होते हैं, डिजाइन होती है, पत्ती जैसे, फूल जैसे, बहुत बड़ा बड़ा डिजाइन अच्छा होता है, उसमें मछलियां रहती हैं, कलरफुल होता है, हिलते रहते पानी के साथ हल्का हल्का, वो सारा प्रवाल होता है। तो उसी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं।
अगली चीज आती है, अगर इसका मान 100 हो जाए, गहराई बहुत ज्यादा हो जाए, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए, तो क्या होगा? तो उसे कहते हैं प्रवाल विरंजन। लिख लेंगे, प्रवाल विरंजन। प्रवाल विरंजन, प्रवाल का मर जाना या शैवाल को निकाल देना प्रवाल विरंजन कहलाता है। प्रवाल और शैवाल के मध्य जीवन समाप्त हो जाना प्रवाल विरंजन कहलाता है। कहने का मतलब, ये दो लोग थे, सॉरी, एक था अपना प्रवाल और एक था शैवाल। शैवाल प्रवाल एक साथ थे, ये मर गया, इसके मुंह में कुछ जाम हो गया तो ये मर गया, शैवाल निकल गया, अब ये मर गया, खत्म हो गया। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? विरंजन। थोड़ी बहुत मात्रा में होगा तो प्रत्येक जीव का एक समय होता है, 2, 4, 10 साल जीता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर भारी मात्रा में होने लगे तो समस्या बढ़ जाती है, तब समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाता है? खतरे में आ जाता है। इसके क्या होते हैं? बहुत तरीके से गलत प्रभाव भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कई प्रकार से इसमें गलत प्रभाव इसके पड़ सकते हैं। प्रवाल विरंजन का मतलब क्या होता है? प्रवालों का मर जाना या इनकी संख्या में, इनके क्षेत्रफल में तीव्र कमी आना प्रवाल विरंजन कहलाता है, जो कि अपने आप में हमारी गलतियों की वजह से होता है। अगला आता है, ये जो प्रवाल हैं, प्रवाल भित्तियों के प्रकार। प्रवाल भित्तियां कितने प्रकार की होती हैं? एक होती है तट अवरोधक प्रवाल भित्ति, एक क्या होती है? तट अवरोधक। एक होती है एटॉल। ये सब प्रवाल भित्तियों के नाम है। एक का नाम है तट अवरोधक, एक का नाम है एटॉल और एक का नाम है तटीय प्रवाल। तटीय प्रवाल। हमारा भारत है, भारत में यहां पे पाया जाता मन्नार की खाड़ी, यहां पाया जाता कच्छ की खाड़ी, और यहां पे जो प्रवाल होंगे, यहां जो प्रवाल होंगे, चूंकि वो समुद्री तट से जुटे हुए हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं। जो हमारे या किसी भी देश की सीमाओं से जुड़े होते हैं उन्हें हम तटीय प्रवाल कहते हैं। अवरोधक का मतलब, ये हमारा भारत है और भारत से कहीं दूर, बहुत दूर किसी एक जगह पर कोई एक डिजाइन बन जाए, या भारत छोड़िएगा, आपको सही उदाहरण लिखा देता हूं। ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बगल में यहाँ पे क्वींसलैंड, क्या है? क्वींसलैंड। यहां पे एक पाई जाती है, उसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। प्रवाल भित्ति को कोरल रीफ के नाम से जाना जाता है और ये ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। भित्ति मतलब प्रवालों के समूह को प्रवाल भित्ति कहा जाता है। तट अवरोधक, ये यहाँ पे जाके रोकने का काम करती है। एटॉल की बात करें, मान लीजिएगा एक छोटा सा कोई द्वीप था, कोई भी द्वीप, द्वीप के किनारे किनारे यहाँ चारों तरफ थे प्रवाल, तो तटीय प्रवाल हो गया। किसी कारण से ये द्वीप नीचे चला गया, नीचे कहां? सतह के पास, या पानी में जलमग्न हो गया, जल में पूरी तरह से डूब गया, तो ये तो नीचे चला गया द्वीप, प्रवाल इसके ऊपर रह गए। तो इससे जो डिजाइन बनती है ये गोलाकार बनती है, इससे जो डिजाइन बनती है गोलाकार बनती है। इस डिजाइन को कहा जाता है लैगून झील। इसे क्या कहा जाता है? लैगून झील। देखो गोल आकार की है, गोला। पहले किस आकार की होती है? पहले हल्की सी इस तरह बनती है, जैसे घोड़े की नाल होती है, फिर इसके बाद ये लैगून झील में परिवर्तित हो जाती है।
अब इसके बीच में अलग से एक पारिस्थितिकी तंत्र बन गया। यहाँ आप मछली पाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पूरा एक अलग कटोरा हो गया, सागर के अंदर एक सागर हो गया। ऐसा भी होता है। और इसका उदाहरण क्या है? इसका बहुत अच्छा उदाहरण है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में ऐसा ही हुआ है। वहां जो जिस चबूतरे में बना था वो चबूतरा नीचे चला गया। नीचे तक दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा, चलिएगा, देख लीजिएगा। अभी तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं अपने पॉइंट पर। ये हो गया आपके प्रवाल भित्तियों के प्रकार। ये सारे पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में ये सब पूछा गया है, ठीक है। लिख लेंगे थोड़ा सा अलग से। लाल सागर में विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति पाई जाती है। लाल सागर में विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति पाई जाती है जिसका नाम हैबिली है। जिसका नाम हैबिली है। हैबिली का मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ। हैबिली का मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ। रीजन, ये सागर के ऊपर नहीं है, सागर के नीचे। अब तक ये हमको बाहर दिखाई नहीं देती, इसलिए इसे हैबिली कहा जाता है। हैबिली मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ। तो लाल सागर वाली जो प्रवाल भित्ति है वो ऊपर से दिखाई नहीं देती। ओके, तो ये कुछ चीजें थी अलग से। अभी क्या है, हमारा अगला टॉपिक था ये महत्व क्यों है या इनका महत्वपूर्ण महत्व क्या है। आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं कोरल रीफ। कोरल रीफ पढ़ने का या प्रवाल को पढ़ने का रीजन क्या है, लिखेंगे। प्रवाल पढ़ने का कारण नंबर 1 लिख लीजिएगा, समझा मैंने पूरा दिया है। जैव विविधता के लिए आश्रय प्रदान करता है। जैव विविधता के लिए आश्रय प्रदान करता है। कल के वीडियो मैंने बीच में देखा नहीं था, तो बीच का पता है कट गया था, काफी ब्लर हो गया था, फिर उसमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, फिर उसको अलग से एडिट करना पड़ा। लिखेंगे महत्व, ये जैव विविधता के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। जैव विविधता के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। प्रवाल भित्तियों में मछलियों की 4000 प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रवाल भित्तियों में मछलियों की 4000 प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रवालों की अपनी 700 से ज्यादा प्रजातियां होती हैं। प्रवालों की अपनी 700 से अधिक प्रजातियां होती हैं। 700 से अधिक प्रकार के प्रवाल होते हैं। ये जटिल कार्बनिक परितंत्र के अंग हैं। ये जटिल परितंत्र के अंग हैं। ये जटिल परितंत्र के अंग हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन का अवशोषण करते हैं। क्योंकि ये कार्बन का अवशोषण करते हैं। सागर द्वारा अवशोषित किए जाने वाले टोटल कार्बन का 1/4 ये अकेले शोषित करते हैं। हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी में जितना कार्बन होता है उसका लगभग 25-30% अकेले महासागर अवशोषित कर लेता है, और उसमें से सबसे ज्यादा प्रवाल ही उसे अवशोषित करता है। आगे चलेंगे, लिखेंगे इसके और क्या है। ये चक्रवात से तट की सुरक्षा करते हैं। जो तट के पास होते हैं वो चक्रवात से तट की सुरक्षा करते हैं। भोजन और दवाएं उपलब्ध कराते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के भोजन और दवाएं, पानी के अंदर बहुत सारी दवाएं मिल जाती हैं, तो वो चीजें यहाँ उपलब्ध कराते हैं। ये पर्यटन के लिए विशेष हैं। आप देखेंगे अंडमान निकोबार में लोग जाते हैं कोरल रीफ देखने के लिए, वो बहुत सारा टूरिस्ट प्लेस है। लक्षद्वीप में लोग जाते हैं देखने के लिए, इसीलिए जाते हैं पर्यटन के लिए। इन्हें महासागरों का वर्षा वन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें महासागरों का वर्षा वन कहा जाता है। महासागरों का वर्षा वन कहा जाता है। क्यों महासागरों को प्रवाल को महासागर का वर्षा वन कहा जाता है? क्योंकि प्रवाल समूह कॉलोनी बनाकर रहते हैं और महासागर उत्पादकता की तरफ भूमिका निभाते हैं, अतः इसे विभिन्न जीव जंतुओं के विकास वाले क्षेत्र के रूप में पाया जाता है। इसे महासागरों का नकली स्थान भी कहते हैं। इसे महासागरों का नकली स्थान भी कहते हैं। इसे महासागरों का नकली स्थान भी कहते हैं। तो ये तो रहा आपका महत्व। महत्व के बाद अगली चीज क्या है, देखो आप इतने प्रकार के जीव जंतुओं के लिए ये आवास स्थल उपलब्ध कराता है, तो अपने आप में क्या हो जाता है,
इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगला चुनौतियां। प्रवाल के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? तो लिखेंगे ये अति संवेदनशील होते हैं। प्रवाल बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, हद से ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इन्हें आसानी से क्षति पहुंचाई जा सकती है, इन्हें आसानी से क्षति पहुंचाई जा सकती है। ये धीरे धीरे विकसित होते हैं, लेकिन इनमें विरंजन की गति तीव्र होती है। प्रवाली विरंजन मतलब इनका नष्ट होना, नाश होना। इनका विकास धीरे धीरे होता है, जबकि इनका विनाश तीव्र गति से होता है। अगला, प्रवाल विरंजन की तीव्र गति। प्रवाल विरंजन की तीव्र गति आगे लिखेंगे। समुद्री जल स्तर में वृद्धि होने से प्रवाल को खतरा है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि से प्रवालों को खतरा है। महासागरों के अम्लीकरण से भी इनको खतरा है। महासागर के अम्लीकरण से खतरा है। तूफान से भी इन्हें खतरा होता है। तूफान से भी इन्हें खतरा होता है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कहां पाई जाती हैं प्रवाल भित्तियां? कहां पाई जाती हैं? लिखेंगे विश्व में प्रवाल भित्तियां कहां पाई जाती है। हेडिंग बनाएंगे, विश्व में प्रवाल भित्तियां कहां पाई जाती हैं। विश्व में प्रवाल भित्तियां कहां पाई जाती हैं? विश्व में प्रवाल भित्तियां कहां पाई जाती हैं? नंबर 1, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड जगह है। क्वींसलैंड है कहां? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास। देखेंगे, अंतरिक्ष से दिखाई देने वाला पृथ्वी का एकमात्र सजीव। अंतरिक्ष से दिखाई देने वाला पृथ्वी का एकमात्र सजीव। देखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अगला लिखेंगे, एपोरिक मिडोरा द्वीप समूह। एपोरिफ मिडोरा, ये प्रवालों के नाम है जो जहां पे पाए जाते हैं, फिलीपींस में पाए जाते हैं। एपोरिफ और मिडोरा, फिलीपींस। एपोरिफ और मिडोरा, फिलीपींस। फ्लोरिडा और मध्य अमेरिका। अमेरिका में। फ्लोरिडा कहां पाया जाता है? अमेरिका में। न्यू कैलेडोनियन प्रवाल भित्ति। न्यू कैलेडोनियन प्रवाल भित्ति, अमेरिका। न्यू कैलेडोनियन, सॉरी अमेरिका, या लिख लेंगे प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। आगे लिखेंगे, लाल सागर प्रवाल भित्ति। लाल सागर प्रवाल भित्ति। लाल सागर प्रवाल भित्ति, ये इजराइल के पास है। लाल सागर वाले में लिख लेंगे इजराइल और मिस्र और सऊदी अरब के पास पड़ती है। अगले लिखेंगे मालदीव, चारगोस, लक्षद्वीप, ये तीनों एटॉल हैं। मालदीव, चारगोस और लक्षद्वीप तीनों पास पास हैं। मालदीव, एटॉल, चारगोस, ये कहां है? भारत के पश्चिमी साइड में। अगला लिखेंगे बेलिज बैरियर रीफ, मध्य अमेरिका। बेलिज बैरियर रीफ, मध्य अमेरिका। एंड्रोस बैरियर रीफ,
एंड्रोस बैरियर रीफ, बाहमास, बाहमास। साया डी माल्हा, साया डी माल्हा, सर्वाधिक गहरी, साया डी माल्हा हिंद महासागर में सर्वाधिक गहरी मग्न तट प्रवाल भित्ति, सर्वाधिक गहरी मग्न तट ये हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में है। एक पॉइंट लिख लेंगे, कोफेलिया नामक वंश के प्रवाल 300 मीटर की गहराई पर भी पाए जाते हैं। कोफेलिया वंश के कोरल, कोफेलिया ग्रुप के कोरल 300 मीटर की गहराई पर भी पाए जाते हैं। लिख लेंगे भारत में कहां कहां पाए जाते हैं, प्रवाल भित्ति भारत में कहां कहां पाए जाते हैं, प्रवाल भित्ति भारत में कहां कहां पाए जाते हैं। लिखेंगे मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू और लक्षद्वीप। लिख लेंगे मन्नार की खाड़ी, इसे पाक जलडमरू भी कहते हैं, इसी को मन्नार खाड़ी, इसी को पाक जलडमरू भी कहते हैं। लक्षद्वीप यहां पाए जाते हैं। कच्छ की खाड़ी अंडमान में, कच्छ की खाड़ी में और अंडमान में पाए जाते हैं। मंगलौर तट पर भी कुछ पाए जाते हैं, मंगलौर तट कर्नाटक, मंगलौर तट कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। आगे लिखेंगे दोस्तों, प्रवाल संरक्षण के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं, प्रवालों के संरक्षण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, प्रवाल संरक्षण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। दूसरा, नेशनल पार्क द्वारा प्रवाल भित्तियों का संरक्षण किया जा रहा है, नेशनल पार्क द्वारा प्रवाल भित्तियों का संरक्षण किया जा रहा है। जैसे मन्नार और ग्रेट निकोबार राष्ट्रीय पार्क, मन्नार और ग्रेट निकोबार राष्ट्रीय पार्क, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय पार्क, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय पार्क, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय पार्क। एक और नेशनल पार्क का नाम लिखेंगे, महात्मा गांधी समुद्री उद्यान अंडमान, महात्मा गांधी समुद्री उद्यान अंडमान, महात्मा गांधी समुद्री उद्यान अंडमान। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान, रानी झांसी समुद्री उद्यान अंडमान। ये सारे हमारे क्या हैं, जिन जगहों पे हम कोरल रीफ के प्रोटेक्शन के लिए भारत सरकार काम कर रही है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इसके लिए कुछ भी नहीं है, स्पेशल जो है वो सब बड़ी बड़ी संस्थाओं के बीच एक सदस्य के रूप में इसको माना जाता है। तो आज की क्लास में ये तक करते हैं। अब अगली क्लास में चूंकि हमारा ये समाप्त हुआ, अगला है मैंग्रोव के बारे में हम पढ़ेंगे। अब मैंग्रोव और मैंग्रोव से रिलेटेड जो भी होगा वो देखेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कोई समस्या है तो प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जिस प्रकार की भी आपको समस्या हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, बने रहिएगा हमारे साथ।